हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और मैं मॉडल टेस्ट पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। आज मैंने मॉडल टेस्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये भी आपको टिप्स दी हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम खंड खा, जो कि जिसमें मैंने लास्ट पार्ट में ही आपको बता दिया था कि इसमें आती है संस्कृत, दिग्दर्शिका और व्याकरण। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है खंड खा का, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है खंड खा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर का आता है। इसमें जो संदर्भ लिखना होता है वो 2 मार्क्स का होता है, और जो अनुवाद लिखना होता है हिंदी का वो 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये जो क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको एक अच्छे, यानी कि 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें हिंदी के पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। संस्कृत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन मैंने यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका पे कई लेसन्स पे मैंने वीडियो बना दिए, तो आप मेरी हर वीडियो को देख लीजिएगा, और इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें भी 2 गद्यांश दे रखे हैं स्टूडेंट संस्कृत में, जो कि अथवा करके आते। इन दोनों में से आपको किसी एक को करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। संस्कृतस्य साहित्यम सरस व्याकरणश्च सुनिश्चितम। स्टूडेंट, ये जो लेसन लिया गया है, मैंने ये लेसन पढ़ा दिया है आपको, संस्कृत भाषाएं महत्वम से लिया गया है। यानी कि आप जो है संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ संस्कृत भाषाएं महत्वम से लिया गया है। और फिर उसके बाद लिखेंगे हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में पहली लाइन में ये बोला गया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, यानी कि जो संस्कृत का जो साहित्य है बहुत ही रसपूर्ण है। सरस मीन्स होता है रसपूर्ण है, और व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है। उसके बाद तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, यानी कि जो इसके गद्य और पद्य है वो लालित्य यानी कि सौंदर्य से भरे हुए हैं। भाव भो सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते, यानी कि इसका जो व्याकरण है वो भावबोध यानी कि भावों को बताने की शक्ति है, और कानों को सुंदर यानी कि कानों को जो मधुर लगे, ऐसा इसका व्याकरण है। कि बहुना चरित्र निर्माण अर्थ्यम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाड्मय ददाति ना तादृशम किंची दन यता। कि बहुना का मीन्स होता है स्टूडेंट कि इसके बारे में और अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माण यानी कि चरित्र का निर्माण करने के लिए जैसी सुंदर प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, उतनी अच्छा प्रेरणा जो है कोई और संस्कृत का यानी कि कोई और साहित्य नहीं दे सकता है। यानी कि यहाँ बोला गया है कि इसके बारे में और अधिक क्या कहना, कि चरित्र निर्माण की जो सुंदर प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है, उतनी अच्छी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं दे सकता है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि किसी अन्य साहित्य में इतनी क्षमता ही नहीं है कि इस संस्कृत साहित्य की बराबरी कर सके। तो इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद है स्टूडेंट। बहुत ही छोटा गद्यांश है, इसमें और भी गद्यांश आते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को सिर्फ इसका संदर्भ लिखना है और उसके बाद इसकी हिंदी अनुवाद करनी है। चलिए नेक्स्ट गद्यांश को और देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है हमसे, और ये किस लेसन से लिया गया है। लिखा है अथवा करके अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंगम राज कुर्वन। पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि ये जो है जातक कथा से लिया गया है, यानी कि इसका संदर्भ जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा से लिया गया है। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो इस प्रकार है कि अतीते प्रथम कल्पे, यानी कि प्राचीन काल में प्रथम कल्प के चतुष्पद यानी कि चौपायुर, यानी जो चार पैरों के जो पशु होते हैं, उन्होंने सिंह को अपना राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य, और मछलियों ने आनंद मत्स्य को अपना राजा बनाया। और शकुने सुवर्ण हंसम, और जो पक्षी होते हैं उन्होंने सुवर्ण यानी कि सुनहरे हंस को अपना राजा बनाया। उसके बाद है तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसे दुहिता
हंस पोतिका अतीव रूपमती असीत, यानी कि उनकी जो जो राजा बने थे सुवर्ण यानी कि सुनहरे हंस, उनकी जो हंस पोतिका थी यानी कि हंस की जो पुत्री थी वो अत्यंत रूपमती यानी कि सुंदर थी। फिर उसके बाद पूछा गया है सा तस्य वरमदात यथा सा, और उसके बाद उन्होंने यानी कि जो उनकी बेटी थी वो बहुत ही सुंदर थी, तो उन्होंने उसे वरदान दिया था अपनी बेटी को, आत्मनिश्चित रुचिता स्वामिन वर्ण यातु यात इति, यानी कि तुम अपने मन के अनुकूल अच्छे वर का वर्ण करो। उन्होंने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि तुम अपने मन के अनुसार अपने पति को चुनो। तो इस तरह से इस संस्कृत जो गद्यांश है इसकी मैंने हिंदी आपको बता दी है, और आपको इन दोनों गद्यांशों से किसी एक गद्यांश को अटेम्प्ट करना होगा। चाहे कोई सा भी गद्यांश है स्टूडेंट, आपको ये 7 मार्क्स का है, तो आप संस्कृत के जितने भी लेसन मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप देख के जाइएगा, क्योंकि 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पद्यांशों को देख लेते हैं, यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका से जैसे गद्यांश आते हैं वैसे ही पद्यांश यानी कि श्लोक आते हैं, और उस श्लोकों की भी संदर्भ सहित हमें संस्कृत यानी कि हिंदी अनुवाद करना होता है। तो इसमें पूछा गया है निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवतु वंतु लक्ष्मी समाविशुतु गच्छतु वा यथेष्टम। पहले तो मैं ये बता दे रही हूँ कि ये जो है लिया गया है सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, और इसका जो संदर्भ है आप इस प्रकार लिखेंगे कि ये जो श्लोक है वो संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जो नीति में निपुण यानी कि नीति को जानने में चतुर जो लोग होते हैं, चाहे वो निंदा करे या प्रशंसा करे, यानी कि नीति में जो निपुण व्यक्ति होता है वो चाहे निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी समाविष्टु यानी कि गच्छतु लक्ष्मी जाए या आए, अथेव व मरणमस्तु युगांतरे वा, यानी कि इसका मतलब है मृत्यु अभी आए या फिर कुछ समय पश्चात आए, यानी कि युगांतरे मतलब है कुछ युगों बाद आए। न्यायात पथ प्रवचलंती पदम ना धीरा, यानी कि न्याय के पथ पे चलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ता है, यानी कि अपने पथ से विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार इसकी हिंदी है कि नीति में निपुण जो व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु अभी आए या फिर कुछ समय बाद आए, लेकिन न्याय के पथ पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने पथ से विचलित नहीं होता है। उसके बाद अथवा करके है, इन दोनों में से भी आपको एक करना हो, ये भी 7 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। तो चलिए अथवा वाले को भी देख लेते हैं पद्यांश को। प्रीणाति यह सुचरिते पित्रा सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितमच्छति तत्र कलत्रम। भर्तुरेव का मतलब होता है पत्नी, और पिता यानी कि ऊपर लिखा हुआ है प्रीणति या सुचरिते यानी कि अच्छे चरित, ये भी मैं बता दे रही हूँ, ये भी सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है, तो इसका संदर्भ सेम ही होगा। और इसमें लिखा हुआ है इसकी हिंदी जो है, जो अपने अच्छे आचरण से पिता और माता को प्रसन्न करता है वह अच्छा पुत्र है, और जो पति का हित चाहती है वह अच्छी स्त्री है। तन्मित्र मपि सुखे चा समाक्रियम यदा, और जो आपत्ति और सुख में समान क्रिया करता है यानी कि समान भाव रखता है वही मित्र है। और अत्र यतम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में पुण्यवान यानी कि भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलते हैं। तो उन्होंने ये बोला है इसमें कि जो अपने अच्छे आचरण से पिता और माता की भलाई करता है या प्रसन्न रखता है वह पुत्र है, जो पति का अच्छा हित चाहती है वह अच्छी पत्नी होती है, और जो आपत्ति और सुख में समान क्रिया करता है वही मित्र होता है। और ये तीनों जो है उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो इस संसार में भाग्यशाली यानी कि पुण्यवान व्यक्ति होता है।
तो स्टूडेंट, आप पद्यांशों को देखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमसे खंड खा में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो है ग्रामर, यानी कि ग्रामर से ये सारे एक एक यानी कि 2-2, 3-3 नंबर और एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अर्थ भी लिखना है किसी मुहावरे का या लोकोक्ति का जो कि आपको अच्छे से आती है, और स्टूडेंट इन चारों क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। इसका पहले अर्थ लिखना है और उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं आपको चारों ही अर्थ बता दे रही हूँ और वाक्य प्रयोग आप अपने आप से ही करेंगे ऑन द स्पॉट में। तो चलिए देख लेते हैं। इसका पहला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ निकालना। फिर उसके बाद दूसरा है घी के दिए जलाना, यानी कि खुशी मनाना। एक पंथ दो कार्य, यानी कि एक साथ दो कार्य, यानी कि एक ही उपाय से दो कार्य हो जाएं। उसके बाद है एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक ही वस्तु के पीछे एक से अधिक या कई लोगों की नज़र होना। तो ये थे चारों मुहावरे, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य प्रयोग आप खुद से कर सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछी गई है संधि विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद करना है। 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से एक पर आपको टिक मार्क करना है। तो पहला क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो अत्याचार की जो संधि विच्छेद सही है वो है अति प्लस आचार, ठीक है। फिर उसके बाद है राजश्री की जो संधि विच्छेद है वो है राज प्लस ऋषि। और नायक की जो संधि विच्छेद है वो है क्वेश्चन नंबर, यानी कि आंसर जो है ए, नयक। लेकिन स्टूडेंट, इसमें गलती कर रखी है क्योंकि इसमें पैटर्न टाइप नहीं हुआ होगा कि जो ना है इस पे 2 मात्रा आएगी, यानी कि अगर ऑप्शन में आपके ना पर 2 मात्रा है और कोई और विकल्प ठीक से नहीं रखा है तो यही विकल्प ठीक है इसमें, यानी कि नेअक, नायक का संधि विच्छेद होगा नेअक। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, क्योंकि ये जो विभक्तियाँ और वचन होते हैं वो संस्कृत से ही आते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें ना एक पद दे रखा होता है और चतुर्थ, यानी कि विभक्तियाँ पूछी जाती है, वो विभक्ति के साथ कौन सा वचन होता है वो पूछा जाता है। स्टूडेंट, ये जो विभक्तियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, पर ये जो विभक्तियाँ दी हैं इसमें 8 वचन होते हैं और 8 वचन में 8 विभक्तियाँ होती हैं। तो पहला जो पूछा गया है वो पूछा गया है आत्मने में विभक्ति का और वचन क्या है। तो इसमें आंसर जो है वो ए है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, यानी कि जो आत्मने शब्द की जो विभक्ति ली गई है वो चतुर्थी विभक्ति से आती है और एक वचन में ये विभक्ति लिखी हुई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनि शब्द विभक्ति और वचन, यानी कि इसकी भी विभक्ति पहचाननी है और वचन कहाँ से लिया गया है ये देखना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, सप्तमी विभक्ति और एक वचन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। स्टूडेंट, ये शब्द युग्म यानी कि 2 शब्द दे रखे होते हैं जिनके अर्थ जो होते हैं, 2 समान शब्द दे रखे होते हैं जिनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बोलने में वो समान ही लगते हैं लेकिन जो अर्थ होते हैं उनके अलग होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभय और उभय, ये बोलने में सेम लग रहे हैं लेकिन इसके अर्थ अलग है। अभय का मतलब होता है भयहीन, यानी कि डरा हुआ नहीं हो, और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि इसका आंसर जो है वो है बी। फिर नेक्स्ट है कुल और कुल, यानी कि जब ना कुछ कहा जाता है तो कुल यानी कि हमारे वंश का, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है डी सही है, यानी कि कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब होता है किनारा या तट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर खा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं स्टूडेंट, इनके आपको 2-2 अर्थ लिखने हैं। ये एक शब्द है, इसके और क्या अर्थ हो सकते हैं ये आपको लिखना है। मैं आपको तीनों ही बता दे रही हूँ। अनंत का होता है आकाश या बहुत सारा, जो कभी ना ख़त्म हो वो अनंत होता है। पत्र को कहते हैं पत्ता और चिट्ठी, और तीर को कहते हैं तट या किनारा या कूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर गा।
क्वेश्चन नंबर गा में पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए, यानी कि जो ये वाक्यांश लिखे हैं, पूरा वाक्य लिखा है, इसको एक शब्द में कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो इसका लिखा हुआ है पहले वाले में, जिसका ज्ञान कम हो वो होता है अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन ए सही है। जंगल में स्वयं आग लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो इसका ऑप्शन है डी, दाव अग्नि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो स्टूडेंट ये जो है वाक्य, 4 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से 2 वाक्य आपको सॉल्व करने हैं। ये गलत वाक्य लिखे हैं और इनको आपको ठीक करके लिखना है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर उसके बाद है सेकंड, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, आपको इस तरह से लिखना है, मैं कलम से लिखता हूँ। उसके बाद तीसरा है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो आपको लिखना है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। उसके बाद है सूर्य पूरब में निकलता था, तो आपको लिखना है सूर्य पूरब से निकलता है। सो स्टूडेंट, ये आपको ये जो 1-1, 2-2 मार्क्स के दे रखे हैं, आपको ये छोटे छोटे मार्क्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके जो पेपर को थोड़ा सा इजी बना देते हैं। तो आप व्याकरण को अच्छे से देख के जाइएगा। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, हास्य रस और रौद्र रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। स्टूडेंट, ये जो रस है मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, फिर भी मैंने ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दे रही हूँ। हास्य रस की परिभाषा बताते हुए मैं बता रही हूँ इसका स्थायी भाव क्या है और उसका उदाहरण क्या है। तो हास्य रस वो होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर उसकी वेशभूषा, वाणी या चेष्टा या उसकी आकृति को देखकर अपने आप ही सहज ही हंसी आ जाए, तो वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। और इसके जो उदाहरण हैं, इसका उदाहरण मैं स्टूडेंट बता दे रही हूँ, आपको ध्यान से सुन लीजिएगा, और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप उसमें भी देख लेना। नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, यानी कि नाना वाहन का मतलब है बहुत सारे, जब शिव जी की बारात निकल रही थी तो उसमें बहुत सारे वाहन का मतलब ये है कि गाय बैल ये सब उनके वाहन थे, और वेशभूषा के जो उनके बाराती थे वो कई प्रकार की आकृति यानी वेशभूषा वाले थे। तो जो शिव समाज था यानी कि शिव के जो बाराती थे वो ऐसी वेशभूषा को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी, तो इसमें हास्य रस होता है। अब आ जाते हैं हम रौद्र रस पे। रौद्र रस जो होता है, जैसे कि कोई हमारी या किसी भी कीमती चीज़ की या किसी भी कीमती व्यक्ति की अगर बुराई की जाती है, या फिर समाज, धर्म या राष्ट्र की अपमान करने पर हमें मन में जो क्रोध आ जाए और उस क्रोध से एकदम से रौद्रता आ जाए, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध, और इसका जो उदाहरण है स्टूडेंट वो ये है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर एक जो ये उदाहरण दिया गया है, इसमें जो काल यानी कि जो यमराज थे उनको देखकर व्यक्ति का जो है क्रोध से तनु कांपने लगा, और मानो हवा के वेग से जो सागर है वो सोता हुआ सागर एकदम से उफान मारने लगता है। तो इस तरह से रौद्र रस क्या होता है। रौद्र रस जब भी विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति या समाज या धर्म की निंदा करने पे हमें क्रोध आ जाए या रौद्रता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर क्रोध रस यानी कि रौद्र रस होता है। चलिए स्टूडेंट, खा देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है अलंकार। अलंकार में पूछा गया है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। स्टूडेंट, मैंने अलंकार आपको पढ़ा दी है और इसका लिंक भी मैंने वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भी मैं आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार बता दे रही हूँ, इसके लक्षण और उदाहरण। यमक अलंकार ये होते हैं, लक्षण ये है कि जब 2 शब्द एक साथ लिखे हो, यानी कि एक ही तरह के लिखे हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, बा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो कनक कनक 2 शब्द एक साथ लिखे हुए हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। कनक एक का मतलब होता है सोना और कनक दूसरे का मतलब होता है धतूरा। कनक यानी कि सोने को भी पाने से इंसान पागल हो जाता है और धतूरे को खाने से भी इंसान पागल हो जाता है। उसके बाद है श्लेष अलंकार पर आते हैं। श्लेष अलंकार का जो लक्षण होता है वो ये होता है कि
कि एक ही शब्द लिखा होता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। और इसका जो उदाहरण है मैं स्टूडेंट बता दे रही हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यानी कि यहाँ पर पानी के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। और पानी का जो महत्व है वो मोती मानुष चून, यानी कि पानी की जो आवश्यकता है वो मनुष्य को होती है। मोती जो है खिलता है वो सीप में खिलता है और वो सागर में उत्पन्न होता है, यानी कि पानी में। और चून यानी कि जो आटा है वो जो माड़ा जाता है वो भी पानी से ही माड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर का सोरठा छंद और रोला छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगी कि किस तरह से होता है सोरठा और रोला, तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ना लिंक दे दिया है, आप मेरी वो वीडियो देख लेना। मैंने एक एक करके समझाया है मात्रों सहित कि इसमें लघु और गुरु वर्ण बताए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिख पाऊँगी। तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि सोरठा और रोला किस तरह से पढ़ाया है मैंने आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया है प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन पत्र। और स्टूडेंट मैंने कुछ दिन पहले ही यानी कि आवेदन पत्र का एक वीडियो डाला है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इस वीडियो को देख लेना। और दूसरा मैं अथवा करके बता दे रही हूँ, अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किसी बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो ये 2 लेटर आते हैं अथवा करके और ये 6 मार्क्स का आता है। स्टूडेंट मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि आवेदन पत्र को कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और 6 मार्क्स बिल्कुल आपको श्योरली मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो निबंध है और निबंध 9 मार्क्स का आता है। तो इसमें अपनी किसी एक यानी टॉपिक पे आपको भाषा शैली यानी कि निबंध लिखना है। तो टॉपिक जो है वो ये है, विद्यालय में खेल शिक्षा का महत्व, फिर है परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति यानी कि संरक्षण और संवर्धन, और महिला आरक्षण की सार्थकता। तो स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पे आपका जो है निबंध आ सकता है, लेकिन मैंने इसके पर भी यानी कि एक वीडियो बनाया है कि निबंध को किस तरह से लिखा जाता है, कैसे आपको यानी कि टॉपिक वाइज लिखना है। तो मैंने इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टूडेंट मैंने आपको खंड खा के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इसमें आती है संस्कृत दिनदर्शिका से गद्यांश और पद्यांश, और फिर आता है व्याकरण यानी कि ग्रामर से पूरा पेपर। तो आप लोग अच्छे से करिएगा और मैं और भी मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए डालती रहूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और मैं इससे भी अच्छे से रिलेटेड यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर जो है लास्ट प्रीवियस ईयर्स के वो भी अपलोड करूँगी। तो आप कहीं नहीं मेरी वीडियो को छोड़कर कहीं पर भी मत जाइएगा, मैं हर अच्छी वीडियो के टॉपिक आपको देती रहूँगी। तो चलिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं बहुत जल्दी आऊँगी। थैंक यू।